गुड मॉर्निंग स्टूडेंट जो आज आपका टॉपिक है वो है डीपी मुखर्जी का परंपरा और आधुनिकता का सिद्धांत। देखिए, डीपी मुखर्जी जो थे वो भारतीय समाजशास्त्रियों में बहुत फेमस थे। इनका पूरा नाम है धुरजटी प्रसाद मुखर्जी। इनका जन्म हुआ था पश्चिम बंगाल में। वे ना तो अपने आप को वो मार्क्सवादी कहलाते थे और कहीं ना कहीं वो मार्क्सवाद पर जोर देते थे। देखो, मार्क्स की जो थ्योरी थी उसको भारतीय समाज में डीपी मुखर्जी ने ही परिचित कराया। आपने बताया कि समाज के वर्गों के बीच जो संघर्ष होता है वो संघर्ष होता है, जो गरीब और अमीर की जो लड़ाई होती है, इसकी व्याख्या डीपी मुखर्जी ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की प्रक्रिया द्वारा दी है। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष और द्वंद्वात्मक भौतिकवाद दिया था। उसी प्रकार डीपी मुखर्जी ने भी विभिन्न वर्गों के बीच, खास तौर पर उच्च वर्ग और निम्न वर्ग, गरीब वर्ग और अमीर वर्ग के बीच की व्याख्या द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की प्रक्रिया के आधार पर दी थी। देखिए, डीपी मुखर्जी जो थे वो समकालीन विचारकों में समकालीन विचारकों को हिंदू धर्म ग्रंथों के माध्यम से देखते थे। मतलब जो हिंदू धर्म ग्रंथ होते थे उनमें डीपी मुखर्जी भारतीय समकालीन विचारकों को समकक्ष रखकर उसकी तुलना करते थे। देखिए, डीपी मुखर्जी ने बताया, आप परंपरा और आधुनिकता के बारे में भारतीय समाज के संदर्भ में अपनी व्याख्या करते थे। आपने बताया कि जो परंपरा और आधुनिकता है, आपने कहा कि भारत में समाजशास्त्र को चले हुए काफ़ी वर्ष हो गए और इस लंबी अवधि में भारत में जिस समाजशास्त्र का निर्माण हुआ वह हिंदू समाजशास्त्र है। इन्होंने हिंदू समाजशास्त्र क्यों कहा? जैसा कि मैंने अपने भारतीय समाजशास्त्र के जो आपको विकास, इससे पहले एक वीडियो भेजा था, उसमें बताया था कि भारतीय समाजशास्त्र को चरणबद्ध विकास हुआ। उसमें जीएस घुर्रे, श्रीनिवास, इन सब समाजशास्त्रियों ने अपना योगदान दिया और कहीं ना कहीं इन सब समाजशास्त्रियों ने जाति, धर्म, परिवार, विवाह, नातेदारी, इन सब के अध्ययन को जोर दिया। इसलिए डीपी मुखर्जी कहते हैं कि भारतीय समाजशास्त्र का जो निर्माण हुआ वह हिंदू समाजशास्त्र है। और डीपी मुखर्जी ने इसे हिंदू समाजशास्त्र क्यों कहा? क्योंकि इसमें जाति, धर्म, परिवार, विवाह आदि विस्तार पूर्वक विभिन्न समाजशास्त्रियों ने समझाया है। इसलिए इन्होंने कहा कि भारत में जिस समाजशास्त्र का निर्माण हुआ है वह हिंदू समाजशास्त्र है। डीपी मुखर्जी ने कहा कि हिंदू परंपरा जो है चली आ रही है भारतीय समाज में, जो हिंदू परंपराएं हैं जो हम देखते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं, कहीं ना कहीं उनमें इन सभी संस्थाओं, कौन सी संस्थाओं, जैसे विवाह, नातेदारी, परिवार, इनका महत्वपूर्ण योगदान है। डीपी मुखर्जी कहते हैं कि भारतीय इतिहास का मतलब भारतीय संस्कृति से है। अगर हम भारतीय इतिहास को देखें तो भारत की संस्कृति से हमें परिचित होना पड़ेगा, यानी हिंदू संस्कृति। इसका सीधा साधा संबंध किससे है? हिंदू संस्कृति से। आपने परंपरा के बारे में कहा है कि परंपरा सामाजिक और सांस्कृतिक होती है। देखिए, जिस परंपरा की बात डीपी मुखर्जी कहते हैं तो वो कहते हैं परंपरा, हमारी जो परंपराएं हैं वो सामाजिक और सांस्कृतिक होती है। आपने कहना है कि परंपरा जड़ नहीं होती, मतलब वो एक स्थान पर स्थिर नहीं रहती, वो बदलती रहती है। और इसमें क्या है? समय के साथ पीढ़ी दर पीढ़ी इसमें बदलाव आता रहता है। समाज का प्रत्येक व्यक्ति परंपरा के साथ होता है, जिसके कारण हमारी परंपरा जीवित रहती है। जो व्यक्ति होते हैं वो इसके वाहक होते हैं। जैसे अगर हम कहें हमारी परंपरा ये है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, तो कहीं ना कहीं हम सब व्यक्तियों ने इसे आत्मसात कर रखा है। परंपरा में परिवर्तन लाने वाली प्रक्रियाएं दो तरह की हैं। डीपी मुखर्जी ने परंपरा में परिवर्तन लाने के लिए दो प्रक्रियाओं को बताया। आपने कहा जो परंपराएं हैं, भारतीय समाज में जो परंपराएं चली आ रही हैं, उसमें जब परिवर्तन होता है वो दो प्रकार से होता है।
वो कैसे? देखिए, एक कहते हैं कि एक परिवर्तन तो जब आता है जब परंपरा के अंदर से बदलाव आता है, जब खुद ही परंपरा अपने आप बदल जाती है, लोग अपने आप ही परिवर्तन ले आते हैं या लोग उससे आत्मसात कर लेते हैं। दूसरा कब आता है परंपरा में परिवर्तन? दूसरा परंपरा में परिवर्तन आता है जब वह भारी व्यक्ति के संपर्क में आती है। जैसे जब अंग्रेज भारत में आए थे तो उन्होंने यहाँ की संस्कृति, वेशभूषा, खान पान और इवन यहाँ के व्यापार, उद्योग धंधों को बहुत प्रभावित किया। जैसे अगर हम बात करें तो अंग्रेजों ने बहुत सारे व्यापारिक प्रतिष्ठान, औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित की थी। जब उन्होंने भारत में कारखाने चलाए तो यहाँ पे जुलाहे जो होते थे, उनका काम जो होता था वो बहुत ना के बराबर हो गया, और जो हमारी क्षेत्रीय संस्कृति थी वो विलुप्त होती चली गई, और कहीं ना कहीं परंपरा के स्वरूप में बदलाव आया। तो डीपी मुखर्जी कहते हैं परंपरा में बदलाव दो प्रकार से आता है। एक तो जब हम स्वयं ही बदलाव ले आते हैं, और दूसरा कब आता है? जब हम किसी के संपर्क में आते हैं, उसके फलस्वरूप जो बदलाव उत्पन्न होता है। अब डीपी मुखर्जी कहते हैं कि परंपरा जो होती है व्यक्तिवाद को कमजोर कर देती है। व्यक्तिवाद मतलब करते हैं, व्यक्तिवाद जब व्यक्ति अपने बारे में सोचता है, मतलब ऐसी आस्था में व्यक्ति क्या होता है, जब डीपी मुखर्जी कहते हैं परंपराओं की प्रभुता व्यक्तिवाद को कमजोर कर देती है। व्यक्ति को जीवन के विभिन्न अवसरों पर कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, परंपराएं उसे सब कुछ बता देती हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी जो चली आ रही हमारी परंपराएं, व्यक्ति अपने स्तर से कुछ नहीं सोचता, हमारी परंपराएं उन्हें परिचित करा देती हैं। तो ऐसे में क्या करती है, व्यक्तिगत सोच या व्यक्तिवादिता को परंपरा कमजोर करती है। साथ ही साथ डीपी मुखर्जी कहते हैं परंपराएं समाज को आगे भी बढ़ाती हैं। हमारी जो परंपराएं होती हैं वो हमारे समाज को आगे की ओर ले जाती हैं। जैसे हमारे यहाँ ब्राह्मण, और प्राचीन काल में जो परंपरा थी, ब्राह्मणवाद था, परंपरा के अनुपालन से ही समाज अपने आप आगे बढ़ता चला गया। डीपी मुखर्जी कहते हैं कि परंपरा का विश्लेषण जो होता है कहीं ना कहीं आधुनिकता के उसके ऊपर प्रभाव भी पड़ता है। परंपरा और आधुनिकता में उन्होंने ये नहीं कहा है कि परंपरा ही होनी चाहिए, वही चलती रहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भारतीय समाज में आधुनिकता का प्रभाव परंपरा पर पड़ा है, और उन्होंने कहा था कि परंपरा आधुनिकता में संघर्ष होना स्वाभाविक है। क्योंकि देखिए, जब पश्चिमी संस्कृति के संपर्क में लोग आते हैं, आप खुद ही सोचिए, आज हम अपने रहन सहन को देखते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जिसको कहते हैं, हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सारी मशीनों का इस्तेमाल करके अपने कार्य को आसान कर लेते हैं। फिर कहीं ना कहीं हमारी पारंपरिक वेशभूषा में बदलाव आ गया है। हम जिस शिक्षा पद्धति को ग्रहण कर रहे हैं वो पश्चिमी देशों से आई है। साथ ही साथ हमारे जो विभिन्न साधन हैं कहीं ना कहीं वो आधुनिकता से ही हमने आत्मसात किए हैं। तो डीपी मुखर्जी कहते हैं परंपरा और आधुनिकता में संघर्ष होना स्वाभाविक है। इसलिए वो कहते हैं कि भारत की प्रगति तभी संभव है कि जब इनमें संघर्ष होगा, और कहीं ना कहीं परंपरा और आधुनिकता को साथ साथ चलना पड़ेगा। डीपी मुखर्जी कहते हैं कि समाजशास्त्री वह है जो बौद्धिक संदर्श में समाज को समझने का प्रयास करे। वो कहते हैं कि भारतीय सामाजिक विचारकों ने अपने अपने दृष्टिकोण से भारतीय समाज का विश्लेषण किया है। डीपी मुखर्जी ने भी भारतीय विद्याशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य से और मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य से इसको समझाने का प्रयत्न किया। अब डीपी मुखर्जी कहते हैं कि हम कभी भी परंपरा से मुक्ति नहीं पा सकते। अगर हम परंपरा से नहीं मुक्ति पा सकते तो हम आधुनिकता से भी छुटकारा नहीं पा सकते, क्योंकि वर्तमान में जो हम रुझान देख रहे हैं, वैश्वीकरण, बाजार, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो ये सब प्रक्रियाएं हैं वे हमारे लिए अनिवार्य हो गई हैं। अगर हम कहने लगे कि हम साइंस के बिना रह लेंगे या फिर हम बिना उद्योगों के बिना रहने लेंगे तो ये कहना आसान है, लेकिन अब हमारा सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है बच्चों? क्योंकि हम सब इन्हीं के आदी हो गए हैं। हम आदी हो गए हैं आधुनिक उपकरण के। आज हम बीमार पड़ते हैं तुरंत हम दवा खा लेंगे।
साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर हम बहुत ज़्यादा आश्रित हो गए हैं। तो ऐसे में यह कहना अब जायज़ नहीं होगा कि हम आधुनिकता में के बिना रह लेंगे। तो ऐसी अवस्था में परंपरा और आधुनिकता में संघर्ष होना आवश्यक हो गया है। डीपी मुखर्जी कहते हैं कि आधुनिकता से खुश हो ऐसा नहीं है, वे इस प्रक्रिया को विनाशकारी मानते हैं। वो कहते हैं फिर भी इसे रोका नहीं जा सकता, इसके साथ अनुकूलन करना आवश्यक है। किसके साथ? आधुनिकता के साथ। अनुकूलन मतलब अपना कोऑर्डिनेशन बिठाना, अनुकूलन समायोजन इनके साथ करना आवश्यक है। बहुत सारे विचारक जो भारतीय थे वे आधुनिकता से सहमत नहीं थे, लेकिन डीपी मुखर्जी ने कहा हम इस बात को नकार नहीं सकते। और ये देखिए, खुद मुझे भी ये फैक्ट लगता है, अगर हम आधुनिकता को नकार दें तो ये पूरी तरह से मिथ्या है। ऐसा क्यों है? क्योंकि आज एशिया के लगभग सभी राष्ट्र अपने आप को आधुनिक बनाना चाहते हैं, उसमें भारत भी है। ऐसा क्यों है? आधुनिकता एक बहुत बड़ा रिवाज है। हम रीति रिवाज कहते हैं ना, आधुनिकता बहुत बड़ा रिवाज है क्योंकि इसमें औद्योगिकरण, शहरीकरण, तकनीकीकरण, पूंजीवाद, प्रजातांत्रिकरण आदि सब संयुक्त रूप से विद्यमान है और इससे कहीं ना कहीं हमारे विभिन्न मूल्यों का सामंजस्य होता है। और आज हम जिस धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं वो विज्ञान को आगे बढ़ाता है। आधुनिकता का इस तरह का अर्थ बहुत ही सामान्य है। तो डीपी मुखर्जी आधुनिकता को मूल्य व्यक्तित्व के संदर्भ में देखते हैं और डीपी मुखर्जी ने बताया है कि परंपरा और आधुनिकता दोनों हमारे समाज में विद्यमान है, दोनों में संघर्ष है। दोनों में संघर्ष इसलिए है कि ना तो परंपरा मिट सकती है ना ही आधुनिकता, इसलिए आधुनिकता के साथ समन्वय ही इसका हल है। डीपी मुखर्जी का आधुनिकता के बुनियादी मूल्यों में विश्वास नहीं था। उनका मानना था कि विज्ञान हमारी सभी समस्या का हल नहीं हो सकता, फिर भी हमें इसके साथ समन्वय करना होगा। ये किस लिए उपयोगी है? ये सब जन कल्याण और मानवीय एकता के लिए होना चाहिए। जैसा कि आज अब हम देख रहे हैं पूरा विश्व कोविड-19 महामारी से जूझ रहा है। अब यदि हम कह लें इसे हम अपने व्यक्तिगत स्तर या संस्कृति के माध्यम से इससे छुटकारा पा लेंगे तो ये हम एक तरह से अपने आप से झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आज इसका इलाज भी उसी वैज्ञानिक तरीके से संभव है जिसको हम आधुनिकता के साथ जोड़कर देख रहे हैं। तो डीपी मुखर्जी का ये था परंपरा और आधुनिकता के संबंध में उनकी विचारधारा। आप सभी लोग इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा क्योंकि एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ सकता है कि डीपी मुखर्जी के परंपरा और आधुनिकता के संबंध में विचारों की विवेचना कीजिए। तो बच्चों इसको कर लीजिएगा। हैव ए नाइस डे, बाय बाय।